हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेस्को लिमिटेड के बारे में और इस वीडियो के कंटेंट कुछ इस तरह से होने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी को करेंगे फंडामेंटली एनालाइज, उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेसेस 4 एरियाज में डिवाइडेड हैं। पहली है नेस्को आईटी पार्क, दूसरी है बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, तीसरी है इंडावरेटर और चौथी है नेस्को फूड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नेस्को आईटी पार्क के बारे में। हम इस डिवीजन को नेस्को रियलिटी के नाम से भी जानते हैं और ये जो डिवीजन है कंपनी की सबसे प्रॉफिटेबल डिवीजन है। यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि यहाँ पे कंपनी आईटी बिल्डिंग्स बनाती है, फिर उसे बड़ी बड़ी एमएनसीज को रेंट पर देती है। तो यहाँ पे इस डिवीजन में कंपनी इस तरह से पैसा कमाती है। प्रॉफिटेबल है सबसे इसलिए है कि यहाँ पे जो कंपनी की जो बिल्डिंग की मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो भी ऑक्यूपेंट के सिर पर आती है। यहाँ पे कंपनी मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं भरती। तो इस तरह से कंपनी की सबसे प्रॉफिटेबल डिवीजन है। सेकेंड जो डिवीजन है वो है बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर और ये कंपनी की सेकेंड मोस्ट प्रॉफिटेबल डिवीजन है। बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। तो यहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं और शोज होते हैं। तीसरी कैटेगरी है इंटाबरेटर। तो यहाँ पे कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, एक है विश्नोली गुजरात में और दूसरी है करमसाद गुजरात में। तो यहाँ पे कंपनी शॉर्ट ब्लास्टिंग, पेंटिंग, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स और एलोय आयरन, तो इस तरह की चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है। फोर्थ कैटेगरी है नेस्को फूड्स। तो यहाँ पे कंपनी खुद की 20 फूड ब्रांड्स मैनेज करती है और यहाँ पे कंपनी के पास 50,000 मील पर डे की कैपेसिटी है और यहाँ पे कंपनी कैटरिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अगर हम इन सभी डिविजन्स को रेवेन्यू के बेस पे देखें तो यहाँ पे 50% रेवेन्यूज आते हैं नेस्को आईटी पार्क से, उसके बाद 37% रेवेन्यूज आते हैं बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर से, उसके बाद 8% रेवेन्यूज आते हैं नेस्को फूड से और बाकी के बचे 5% रेवेन्यूज आते हैं इंडाबरेटर से। अब बात कर लेते हैं कंपनी की कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे जो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर की लोकेशन है वो काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन है। यहाँ पे जो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है वो वेस्टर्न बॉम्बे हाईवे के पास लोकेटेड है, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एडवांटेज है। इसके साथ यहाँ पे अगर कोई न्यू प्लेयर यहाँ पे मार्केट में एंटर करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे अपना न्यू एग्जीबिशन सेंटर बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे उसे काफ़ी मुश्किल हो जाती है। उसके पीछे के रीजन से हैं। पहला रीजन ये है कि यहाँ पे उसे काफ़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा रीजन ये है यहाँ पे उसे काफ़ी सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि आसानी से नहीं मिलती। तो यही रीजन है कि यहाँ पे कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रही है। नेस्को लिमिटेड ये इसलिए कर पाई क्योंकि यहाँ पे नेस्को लिमिटेड ने काफ़ी सालों पहले यहाँ पे काफ़ी सारी लैंड खरीदी थी और उसका एडवांटेज कंपनी को आज मिल रहा है और यहाँ पे कंपनी इसलिए यहाँ पे मोनोपोली ले रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की है, जो कि है रिलायंस ग्रुप की एंट्री। रिलायंस ग्रुप इस मार्केट में काफ़ी सालों से एंटर करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे वो चीज़ डिले होती आ रही थी। बट फाइनली रिलायंस ग्रुप ने इस मार्केट में एंट्री ले ली है। तो इसका मतलब नेस्को की जो मोनोपोली चल रही है ये ब्रेक हो जा सकती है और इसका सीधा इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ेगा। यहाँ पे हमने पास्ट में भी देखा था, जब रिलायंस ग्रुप ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली थी तो यहाँ पे प्राइस वॉर के चक्कर में काफ़ी सारे प्लेयर्स आउट ऑफ बिजनेस हो गए थे। तो यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे इसका इम्पैक्ट नेस्को पे कैसे पड़ेगा। तो ये कंपनी में काफ़ी बड़ा थ्रेट है। अभी हम थ्रेट के बारे में तो बात कर रहे हैं, अब हम एक और थ्रेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सिंगल लोकेशन। यहाँ पे जो इनकी लोकेशन है वो सिंगल लोकेशन पे डिपेंडेंट है। पास में हमें कंपनी ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के चक्कर में काफी प्रॉब्लम्स फेस की थी, जो कि यहाँ पे फ्यूचर में भी फेस कर सकते हैं, जो कि दूसरा बड़ा थ्रेट है। अब चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओर। इससे पहले कि हम फाइनेंस को डिस्कस करें, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाके जल्दी से फॉलो कर लेना। क्योंकि अगर मुझे आप पर्सनली फीडबैक देना चाहते हैं या फिर मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट वे है। सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में और यहाँ पे मैं पिछले 5 साल का डेटा एनालाइज कर रहा हूँ। तो 2016 में कंपनी के रेवेन्यूज थे 261 करोड़, 2017 में थे 305 करोड़, 2018 में थे 303 करोड़, 2019 में थे 360 करोड़ और यहाँ पे 2020 में 431 करोड़ हो गए। बट अगर हम बात करें ओवरऑल ग्रोथ की, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 17% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि यहाँ पे कम होकर पिछले 3 साल में 12% हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, तो यहाँ पे 2016 में कंपनी के प्रॉफिट्स थे 144 करोड़, 2017 में थे 169 करोड़, 2018 में थे 176 करोड़, 2019 में थे 180 करोड़ और यहाँ पे 2020 में 233 करोड़ हो गए। बट अगर हम बात करें ओवरऑल ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 15% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि यहाँ पे कम होकर पिछले 3 साल में 11% हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम ओपीएम पे नजर डालें, ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का जो ओपीएम है वो काफी ज्यादा है
और इसके पीछे के रीजंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो IT बार की डिवीजन है और जो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर की डिवीजन है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल डिवीजन है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे जो कंपनी के OPM है वो इतने ज़्यादा हैं। बट यहाँ पे अगर हम पिछले 5 साल के डाटा को एनालाइज करें तो यहाँ पे 2016 में कंपनी के OPM थे 72%, जो कि यहाँ पे 2020 में कम हो गए 64% हो चुके हैं। बट यहाँ पे पिछले 2-3 साल में स्टेबल चल रहे हैं। बट यहाँ पे अगर OPM और डिक्रीज होते हैं तो ये चीज़ ट्रैक करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें टैक्सेस के बारे में तो यहाँ पे कंपनी ने 2020 में 20% टैक्स पे किया था, जो कि नॉर्मल टैक्स रेट के काफ़ी कम है। इसके पीछे के यहाँ पे 2 रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट हुए थे, और दूसरा रीज़न ये है यहाँ पे जो इनकी इनकम आती है वो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर आती है, इसीलिए यहाँ पे इन्हें 30% डिडक्शन मिलती है। और यहाँ पे यही 2 मेन रीजंस हैं कि ये इतना कम टैक्स पे कर रहे हैं। चलो अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो यहाँ पे अगर हम बोरोइंग्स पर नजर डालें तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि कंपनी डेट फ्री है। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की है, यहाँ पे जो इनका रियलिटी बिजनेस है वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। मतलब कि यहाँ पे इन्हें काफ़ी कैपिटल ज़रूरत पड़ती है इन्हें अपना बिजनेस ग्रो करने में। तो यहाँ पे हम कैपिटल 2 तरह से ले सकते हैं, या तो डेट लेके या फिर इक्विटी डिल्यूट करके। बट इस केस में ना तो कंपनी डेट ले रही है और ना ही अपनी इक्विटी डिल्यूट कर रही है। यहाँ पे कंपनी अपनी इंटरनल ग्रोथ को यूज करके बढ़ते जा रही है, और यही रीजन है कि यहाँ पे जो कंपनी ग्रोथ है वो धीरे धीरे कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रिसीवेबल डेज के बारे में, अगर आपको नहीं पता रिसीवेबल डेज का मतलब क्या होता है, रिसीवेबल डेज मतलब इस तरह के बिजनेस में क्या होता है कि पैसा साथ के साथ नहीं मिलता। अगर आपने सामान आज सप्लाई किया है तो उसका पैसा थोड़े दिन बाद मिलता है, तो उन दिनों को हम रिसीवेबल डेज कहते हैं। तो यहाँ पे जो इनका जो मेन बिजनेस है, जो रेंटिंग का बिजनेस है, उसमें यहाँ पे जो इनके क्लाइंट्स होते हैं वो इन्हें एडवांस पे करते हैं, तो यहाँ पे उन्हें क्रेडिट डेज देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पे इंजीनियरिंग बिजनेस में इन्हें क्लाइंट्स को क्रेडिट पीरियड देने पड़ते हैं, बट वो भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखे हैं। यहाँ पे 2014 में जो रिसीवेबल डेज थे वो 19 थे, जो कि यहाँ पे कम होकर 2020 में 14 हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कुछ रेशियोज के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ROE के बारे में। अगर आपको नहीं पता ROE का मतलब क्या होता है, ROE मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर, उनकी इन्वेस्टमेंट्स पर कितने रिटर्न्स लेकर आ रही है, इसे हम कह देते हैं ROE। तो यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल का ROE है 20%, जो कि यहाँ पे कम होकर पिछले 3 साल में 18% हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें ROCE के बारे में, ROCE मतलब रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने जो अपने बिजनेस में पैसा लगाया है उस पर हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, इसे हम कह देते हैं ROCE, फिर चाहे वो कैपिटल डेट की फॉर्म में हो। यहाँ पे इस केस में कंपनी का पिछले 5 साल का ROCE है 28%, जो कि यहाँ पे कम होकर पिछले 3 साल में 24% हो चुका है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। चलो अब बात कर लेते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे 1939 में मिस्टर जेठा भाई पाटिल ने इस कंपनी को शुरू किया था। उसके बाद यहाँ पे लेटर उनके बेटे ने, जिनका नाम है मिस्टर सुशांत जे पाटिल, उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, और उसके आगे उनके भी बेटे, जिनका नाम है मिस्टर कृष्णा एस पाटिल, उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की करंट प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में तो वो है 68%, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके साथ यहाँ पे प्रोमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाते आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की है, जो कि है ऑडिटर स्टेटमेंट। यहाँ पे ऑडिटर ने काफ़ी चीज़ें रेगुलरली हाईलाइट की हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली चीज़ जो कि 2008 में हाईलाइट की गई थी वो ये थी कि यहाँ पे कंपनी गवर्नमेंट को अनक्लेम्ड डिविडेंड पे नहीं कर रही है। इसके साथ यहाँ पे कंपनी सर्विस टैक्स भी पे नहीं कर रही है। बट यहाँ पे लेटर ऑन 2013 में कंपनी ने फाइनली यहाँ पे गवर्नमेंट को अनक्लेम्ड डिविडेंड पे कर दी है। दूसरी चीज़ जो कि ऑडिटर ने 2008, 9, 10, 11, 12 में कंटिन्यूसली हाईलाइट की थी वो ये थी कि यहाँ पे जो कंपनी का इंटरनल ऑडिट सिस्टम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे इतने साल कंटिन्यूसली हाईलाइट करने के बाद फाइनली 2013 में कंपनी ने अपने ऑडिट सिस्टम में इंप्रूवमेंट की। ये चीज़ हमें ट्रैक करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर कंपनी का जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है अगर ये मजबूत ना हो तो यहाँ पे जो फ्रॉड का खतरा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी सालों तक अपनी इन्वेंट्री बुक्स को अपडेट ही नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे ऑडिटर इस चीज़ पे अपना ओपिनियन नहीं दे पाए। इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी काफ़ी सालों तक अपने फिक्स एसेट की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा रही थी। ये सुनने में काफ़ी टेढ़ा लगता है, बट यहाँ पे 2018 ऑनवर्ड्स कंपनी अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना रही है। यहाँ पे हमें इन सभी चीज़ों को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रॉड का खतरा रहता है वो इन तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चलो फाइनली बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में। क्या ये कंपनी में सस्ते में मिल रही है या फिर महंगे मिल रही है? तो यहाँ पे कंपनी की जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़ी सी महंगी है, यहाँ पे कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। बट यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर के साथ बता देता हूँ ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर
कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।